गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने कक्षा 12th में श्वसन तंत्र जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जूम ऐप के थ्रू हम ले रहे थे, उसके आगे हम कंटिन्यू जूम ऐप के थ्रू नहीं ले पा रहे, तो मैं वीडियोस बना करके आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र की संरचना हमने पढ़ ली थी। आज हमें पढ़नी श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। ठीक है, तो देखो श्वसन तंत्र की क्रियाविधि की अगर हम बात करें या श्वसन की क्रियाविधि की, कि मानव की श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। देखो मनुष्य में श्वसन की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। पहली निश्वसन, दूसरा उच्च श्वसन। निश्वसन जिसको जो है इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका, कि ऑक्सीजन युक्त वायु का फेफड़ों में प्रवेश करना। ऑक्सीजन युक्त वायु का फेफड़ों में प्रवेश करना निश्वसन कहलाता है। सामान्य भाषा में कहें तो सांस लेने को, अगर हम देखिए वायु या सांस के अंदर लेने की प्रक्रिया जो है वो निश्वसन कहलाती है। इसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं। इनहेलेशन मतलब अगर हम देखें ऑक्सीजन को अंदर लेना। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत देखो डायफ्राम का संकुचन होता है। सबसे पहले डायफ्राम क्या होता है, संकुचित होता है, जिससे नीचे अथवा पश्च गति करता है। ठीक है, डायफ्राम जब संकुचित होता है तो यह नीचे की तरफ या फिर पीछे की तरफ गति करता है। अब आप बोलेंगे डायफ्राम क्या होता है, तो देखो अब आप कहेंगे कि डायफ्राम क्या होता है, तो देखो डायफ्राम में क्या होता है, देखो आपको पता है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहले श्वसन तंत्र की संरचना पढ़ने से पहले देखो ये है हमारे, अगर हम देखें ये है हमारी पसलियाँ। ठीक है, वक्ष भाग में जो ये पसलियाँ हैं, ठीक है, ये जो पसलियाँ जुड़ी रहती हैं, ठीक है, जिस भाग से जुड़ी रहती हैं इस भाग को हम कहते हैं स्टर्नम। याद रखना, क्योंकि क्रियाविधि में हम बार बार इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। स्टर्नम क्या होता है, तो स्टर्नम वो भाग है जहाँ से ये पसलियाँ लगी रहती हैं। ठीक है, और सबसे नीचे की ओर वाला जो भाग होता है, सबसे नीचे की तरफ वाला जो भाग है, इसको हमने नाम दे दिया डायफ्राम या फिर जिसको हम तनुपट भी बोलते हैं। ये सबसे नीचे वाला जो भाग है इसको डायफ्राम या तनुपट हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो ये है आपका डायफ्राम या तनुपट। ठीक है, आगे बात समझ में, जिसको हमने तनुपट भी कह सकते हैं हिंदी में, तनुपट या फिर डायफ्राम। और ये आपकी रिब्स हो गई, पसलियाँ हो गई, और ये आपका स्टर्नम हो गया। अब देखो यहाँ पर हम 2 वर्ड और पढ़ेंगे, 2 शब्द और पढ़ेंगे, एक अंत इंटरकोस्टल पेशी, एक बाह्य इंटरकोस्टल पेशी। ये देखो क्या होती है, देखो पसलियों के अंदर की तरफ। अब देखो पीछे की तरफ से अगर अंदर की तरफ से देखें तो हर 2 पसली के बीच में, ठीक है, एक मांसपेशी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं अंत इंटरकोस्टल पेशी। इस प्रकार की मान लीजिए। ठीक है, अंदर हर 2 पसलियों के बीच में पाई जा रही है, और ऐसे ही बाहर की तरफ से भी पाई जाती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बाह्य इंटरकोस्टल पेशी। ठीक है, इस प्रकार से ये बाहर की तरफ से लगी, ये इस प्रकार से लगी हुई। जैसे अगर हम बात करें तो अंत इंटरकोस्टल पेशी ये, और ये बाह्य इंटरकोस्टल पेशी, जो कि 2 पसलियों के मध्य में उपस्थित होती है। श्वसन की प्रक्रिया को पढ़ने के लिए हमें इन दोनों, इस डायग्राम में अगर हम देखें इन सभी बातों को जानना आवश्यक है कि तनुपट क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, रिब्स पसलियाँ क्या होती हैं। ठीक है, स्टर्नम क्या होता है, ये हो गया आपका स्टर्नम। ठीक है, इस भाग को हमने नाम दिया था स्टर्नम। ये आपकी पसलियाँ हो गई, रिब्स जिसको हम कहते हैं। और अगर हम बात करें ये बाह्य इंटरकोस्टल पेशी और ये अंतर इंटरकोस्टल पेशी। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स कि श्वसन की प्रक्रिया में होता क्या है। सबसे पहले डायफ्राम का संकुचन होता है। जो डायफ्राम होता है, ठीक है, ये इसका संकुचन होता है, जिससे नीचे अथवा अगर हम देखिए पश्च गति करता है, जिससे नीचे की तरफ गति का संकुचन होने से ये नीचे की तरफ गति करता है। उसी दौरान बाह्य अंतरापर्शक पेशी, जिसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का बाह्य जो है इंटरकोस्टल जो है पेशियाँ जो होती हैं उनमें संकुचन होता है। बाह्य इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन होने से तथा अंत इंटरकोस्टल पेशियों का शिथिलन होता है। अगर बाह्य इंटरकोस्टल पेशियों के अंदर संकुचन हो रहा है तो अंत इंटरकोस्टल पेशियों में शिथिलन होता है। इससे पसलियाँ बाहर और आगे की और, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, पसलियाँ जो होती हैं बाहर की तरफ, ठीक है, या आगे की तरफ खिसकनी शुरू हो जाती है। मतलब स्टर्नम तो कहाँ, स्टर्नम ऊपर की ओर उठ जाता है, पसलियाँ बाहर की तरफ, ठीक है, आनी शुरू कर जाती हैं, अर्थात अग्र अधर गति करती है, मतलब आगे की तरफ गति करती हैं। ठीक है, उपरोक्त दोनों कारणों के कारण, ठीक है, उपरोक्त दोनों कारण कौन कौन से, एक तो पसलियों का बाहर की ओर निकलना, ठीक है, आगे की ओर है ना, और दूसरा स्टर्नम का ऊपर की ओर उठना। ठीक है, इन दोनों कारकों के कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जो वक्ष गुहा है, ठीक है, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन वक्ष गुहा का दाब कम हो जाता है। लेकिन वक्ष गुहा का दाब क्या कम हो गया। इस प्रकार फेफड़ों पर कम
दबाव के कारण वायुमंडलीय वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अब देखो फेफड़ों पर दबाव कम हो जाता है, फेफड़ों पर दबाव कम होने के कारण अगर हम देखें बाहर से वायुमंडलीय वायु जो है वो फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाती है और इस प्रकार से अगर हम देखें इनहेलेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आप देखो इनहेलेशन की प्रक्रिया के लिए जो वायु का मार्ग है वो क्या क्या है, नासाद्वार, नासाद्वार से नासा गुहा, ठीक है, नासा गुहा से आंतरिक नासा छिद्र, उससे होते हुए ग्रसनी, ग्रसनी से लैरिंग्स में जो हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद श्वास नली में कंठ, मतलब कंठ से होती हुई श्वास नली में, फिर श्वसनियों में, फिर श्वसनिकाओं में, फिर अंतिम भाग जो है कूपिकाओं के अंदर और फिर कूपिका कोष से होती हुई ये वायु कूपिकाएँ जो होती हैं, अगर हम देखिए इस प्रकार फेफड़ों में वायु का प्रवेश करना ही निःश्वसन कहलाता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा या इन सभी मार्गों से होती हुई वायु जो है अगर हम बात करें वो कूपिकाओं के थ्रू रक्त में प्रवेश कर जाती है, तो ये सभी प्रक्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन कहलाती हैं। ठीक है, बात करते हैं हम उच्च श्वसन की कि उच्च श्वसन क्या है। तो देखो फेफड़ों से वायु का मतलब कौन सी वायु, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो वायु का शरीर से बाहर निकलना उच्च श्वसन कहलाता है। निःश्वसन हमने पढ़ा उसका अपोजिट ही उच्च श्वसन है, इसे हम एक्सलेशन भी बोलते हैं, बाहर की ओर निकलना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो इनहेलेशन की प्रोसेस में होता है उसका अपोजिट होगा कि डायफ्राम का शिथिलन हो गया। पहले डायफ्राम जो है संकुचित था, अब डायफ्राम का शिथिलन होता है जिससे ऊपर अथवा अग्र गति करता है। अब जैसे डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आता है, ठीक है, तो ये वापस ऊपर की ओर या फिर अग्र दिशा में गति करता है। बाह्य अंतरिक पेशियों का शिथिलन होता है और अंतरपेशियों पेशियों का संकुचन होता है। आपकी बार उल्टा हो गया, बाह्य अंतरपेशियों में तो शिथिलन हुआ और अंतरपेशियों में क्या हुआ, संकुचन। इससे पसलियाँ अंदर और पीछे की ओर। अब पसलियाँ अब देखो वापस अपनी पूर्व स्थिति में लौटी। पहले पसलियाँ जो थी बाहर की जो है ऊपर की ओर उठ गई थी, ठीक है, और अब वापस पसलियाँ अंदर की तरफ जाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टर्नम भी वापस अपनी पूर्व स्थिति में आने की आता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि अगर हम देखें इस पे अगर हम देखें जो है फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, फेफड़ों पर दबाव पड़ने से वक्ष गुहा का आयतन जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। वक्ष गुहा का आयतन कम होता है, ठीक है, जिसके कारण अवक्ष गुहे दाब बढ़ जाता है। ठीक है, इसके कारण फेफड़ों पर अधिक दबाव पड़ जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। फेफड़ों पर अधिक दाब पड़ने के कारण फिर वायु क्या जाती है, बाहर निकल जाती है। तो जो हमने अगर हम बात करें जो हमने इनहेलेशन की प्रक्रिया में पढ़ा था, तो उसी का अपोजिट क्या हो गया, एक्सहेलेशन। ठीक है, निःश्वसन का अपोजिट हो गया उच्च श्वसन। विशेषता की बात क्या है कि विश्राम अवस्था में वयस्क मनुष्य की श्वसन दर जो होती हैं वो 16 से 20 प्रति मिनट होती है। एक सामान्य मनुष्य में श्वसन दर जो होती है प्रति मिनट 16 से 20 होती है, ये जो है बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 डायग्राम बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले संकुचित होता हुआ डायग्राम इनहेलेशन का कि वायु में फेफड़ों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वैसे क्या होती है, पसलियाँ, ठीक है, पसलियाँ और रोस्ती को स्टर्नम बोलते हैं। ये पसलियाँ जो होती हैं वो बाहर की तरफ निकलने लग जाती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, का मतलब, ठीक है, और रोस्ती अगर हम देखें स्टर्नम भी थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है, मतलब फैल जाते हैं ये, ठीक है, अपना प्रसार करते हैं। और अगर हम देखिए पसली पिंजर जो अगर हम देखिए रिप्स मतलब पसलियों का बना हुआ ढांचा है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये वो फैल जाता है पूरी तरह से और डायफ्राम क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, डायफ्राम उससे संकुचित हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया कब होती है, जब वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, ठीक है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब रिप्स और अगर हम देखें फेफड़ों के बीच में थोड़ा गैप बढ़ जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये देखें जब वायु फेफड़ों से बाहर निकलती हैं उस दौरान क्या होता है, उस दौरान पसलियाँ और उरोस्ती मतलब स्टर्नम अपनी मूल स्थान पर वापस लौट जाती हैं। जैसे ही अगर हम बात करें निःश्वसन की अगेंस्ट उच्च श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो वायु जैसे ही बाहर निकलती है, देखिए ये बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। वायु के बाहर निकलते ही अगर हम देखें पसलियाँ अपनी वापस पूर्व स्थिति में जाती हैं और स्टर्नम भी अपनी पूर्व स्थिति में जाता है और डायफ्राम वापस से शिथिल हो जाता है। ठीक है, अब इन सब के वापस आने से वापस से अगर हम देखें फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, फेफड़ों पर दबाव पड़ने के कारण वायु जो होती है फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं उच्च श्वसन। तो ये निःश्वसन का डायग्राम था और ये उच्च श्वसन का, दोनों ही प्रकार के डायग्राम जो हमने आपको बताए। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर किस प्रकार से देखो 2 हमें डायग्राम दिए इनहेलेशन के और एक्सहेलेशन के। ठीक है, मतलब निःश्वसन और उच्च श्वसन के। निःश्वसन की प्रक्रिया में किस प्रकार से अगर हम बात करें, ये तीर के निशान बाहर की ओर दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये जो रिप्स हैं, जो पसलियाँ होती हैं बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और स्टर्नम ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। देखो देख सकते हैं आप, देखो स्टर्नम जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और पसलियाँ बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है और स्टर्नम भी थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। डायफ्राम भी संकुचित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर इसी चित्र में अगर सेकंड तरफ देखें तो इसमें आपको अगर हम देखें वापस से स्टर्नम अपनी पूर्व स्थिति में,
ठीक है, पसलियाँ भी अपनी पूर्व स्थिति में दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें जिसके और डायफ्राम भी अपनी पूर्व स्थिति में आ रहा है, जहाँ पर पहले चित्र के अंदर अगर हम देखें ये वक्षगुहा अगर हम देखें फैल रही है पूरी तरह से, ठीक है, क्योंकि वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता था, इसलिए अगर हम बात करें ये रिब्स जो होती बाहर की तरफ आ जाती थी। और सेकंड चित्र में अगर आप देखें तो वक्षगुहा का आयतन कम हो रहा है, ठीक है, फेफड़ों का आयतन थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया होती है।